गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो हमने लास्ट टाइम कंप्लीट किए थे शीट नंबर 3 के 40 क्वेश्चन, उसमें मैंने तुम्हें 40 क्वेश्चन ऑलरेडी भेज दिए हैं। ये 41 से पढ़ेंगे आज पूरा कॉन्सेंट्रेट। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन पे ध्यान। 10 identical square metallic plates are arranged as shown in figure. Length of each plate is L. The equivalent capacitance of this arrangement would be dash. ध्यान से नीचे डायग्राम देखो। यहाँ पे कुछ 10 मेटेलिक प्लेट्स हैं। कैसे 10? ध्यान से देखना। पहला ये जो है वर्टिकल प्लेट एक, फिर हॉरिजॉन्टल दो, फिर वर्टिकल तीन, फिर हॉरिजॉन्टल चार, फिर वर्टिकल पांच। ऐसी 5 प्लेट इस साइड भी हैं। तो टोटल कितनी हो गई? 10 प्लेट। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो ना, कैपेसिटर हमेशा वही बनाती हैं जो प्लेट आपस में पैरेलल हो। तो इसकी ये वर्टिकल प्लेट सामने वर्टिकल प्लेट के साथ पैरेलल है, बीच वाली वर्टिकल प्लेट इस वर्टिकल के साथ पैरेलल है, और नीचे वाली वर्टिकल प्लेट इस वर्टिकल के साथ पैरेलल है। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो 6 प्लेट्स आपस में पैरेलल हैं, 4 प्लेट्स पैरेलल नहीं है। मतलब वो 4 प्लेट्स आपस में कैपेसिटेंस नहीं बनाएंगी। तो जो 6 प्लेट्स आपस में पैरेलल है उनके 3 कैपेसिटर बनेंगे। ऊपर जो ये वाली प्लेट्स हैं इनका कैपेसिटर एक बनेगा C1, बीच वाले दो का बनेगा C2 और इसका बनेगा C3। और ये तीनों आपस में पैरेलल होंगे। पैरेलल होने का मतलब होता है इनका एडिशन होगा। C = C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 तो पहले वाला जो उसकी फॉर्मूला होगी एप्सिलॉन नॉट A/3D। क्यों 3D? क्योंकि दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस 3D है। बीच वाले जो डी डिस्टेंस वाले हैं उसमें आएगा एप्सिलॉन नॉट A/D। और तीसरा जो है नीचे वाला उसमें आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/3D, क्योंकि नीचे भी 3D है। सब में से एप्सिलॉन नॉट A/D कॉमन बचेगा 1/3 प्लस 1 प्लस 1/3। तो इसका अगर मैं एलसीएम करूं तो 3 तो नीचे कॉमन हो जाएगा, ऊपर होगा 1 + 3 + 1। तो 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5 एप्सिलॉन नॉट A/3D। नीचे 3 भी आ जाएगा। तो ऑप्शन आएगा बी फॉर बॉम्बे। और यहाँ पे लिखा है स्क्वायर प्लेट्स है। क्या लिखा है? स्क्वायर प्लेट्स। तो जो एरिया है ना वो एल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब एक्चुअल आंसर आएगा 5 एप्सिलॉन नॉट L² / 3D। तो ऑप्शन आएगा बी फॉर बॉम्बे। बहुत सिंपल है, 3 कैपेसिटर पैरेलल है और फॉर्मूला लगानी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। पूरा कॉन्सेंट्रेट। 42 काफी बढ़िया क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P is placed parallel to the uniform electric field of intensity E। डायपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा है। On rotating through 180 डिग्री द अमाउंट ऑफ वर्क डन। मतलब उसको पहले हमने रखा है 0 डिग्री पे, फिर इसको घुमा के ले जा रहे हैं हम 180 डिग्री पे। तो वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन की हमने फॉर्मूला पढ़ी है W = PE cos θ1 माइनस cos θ2। इसमें वैल्यू डालते हैं। PE सेम, cos θ1 0 है तो लिखेंगे cos 0 माइनस cos 180। cos 0 1 होता है और cos 180 -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 2PE। इन्हें ऑप्शन आएगा तुम्हारा डी फॉर दिल्ली, 2PE। क्लियर? ये फॉर्मूला याद रख लेना, PE cos θ1 माइनस cos θ2।
ये क्वेश्चन नंबर था 42। अब हम बढ़ेंगे 43 पे। पूरा कॉन्सेंट्रेट 43 नंबर क्वेश्चन पे। A uniform electric field is prevailing in x direction in a certain region. बोला इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है। The coordinate of points P, Q and R are 0, 0, 2, 0, 0, 2 respectively. Which of the following alternatives is true for the potential at these points? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है और यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देते हैं। तो ध्यान, ये हमने बनाया कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपने पास जो पॉइंट्स हैं, पहले वो पॉइंट्स लिख लेते हैं अपने। एक पॉइंट तो 0, 0 है, ये P। ठीक है। दूसरा पॉइंट है 2, 0, 2, 0 यहां आएगा एक्स एक्सिस में, Q पॉइंट। और तीसरा है 0, 2, 0, 2 यहां आएगा R पॉइंट। ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस में है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, पूरा ध्यान, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, किस एक्सिस में है, एक्स। हमने पढ़ा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो यहां से क्लियर हो गया, Q का पोटेंशियल तो कम होगा। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, मतलब Q तो कम होगा। और P और R सेम होंगे, मतलब यहाँ पे P और R का पोटेंशियल सेम होगा और इन दोनों की वैल्यू Q से बड़ी होगी। तो Vp इज इक्वल टू वी आर, तो Vp इज इक्वल टू वी आर ऑप्शन ए है, और Vp VQ से बड़ा है, ऑप्शन आएगा ए। ये याद रखना, इसके क्वेश्चंस आते हैं। क्या क्वेश्चन है, मतलब फंडामेंटल क्या है इसका, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। क्लियर, याद रखना ये। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। पूरा ध्यान। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इज डैश, टेक Q एज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज। भाई हमें कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है और Q को एज अ चार्ज डायमेंशन फॉर्मूला लेना है। चार्ज को बेस है तो हम एनर्जी वाली फॉर्मूला से निकालेंगे। याद है, U इज इक्वल टू फॉर्मूला होती थी Q² / 2C। C को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा Q² / 2U। Q मतलब Q, तो यहाँ पे Q को Q ही लेना है। 2 तो होता नहीं है कुछ भी। U मतलब एनर्जी, एनर्जी यानी m1L2T-2, तो ये हो जाएगा m-1L-2T²Q²। तो ऑप्शन आएगा बी फॉर बॉम्बे, m-1L-2T²Q²। अगर इन्होंने एम्पियर के फॉर्म में पूछा होता तो Q की जगह A × T लगा देते। तो अगर एम्पियर पूछा होता तो आता m-1L-2T4A²। एम्पियर में होता तो T4, चार्ज में है तो T²। क्लियर। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 45 पे। पूरा ध्यान, बढ़िया क्वेश्चन है 45 भी। एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर इज U. Now it is removed from the battery and then it is connected to another uncharged capacitor having this capacitance twice the first one. कितना है, डबल है। In parallel the energy of the first and second capacitor respectively. बोला एक चार्ज को हमने, मतलब एक कैपेसिटर को चार्ज किया। कैपेसिटर समझो C है, एनर्जी मतलब वोल्टेज हमने मान लो V दे दिया, तो इसमें एनर्जी होगी U इज इक्वल टू हाफ CV²। ठीक है। अब बोला इस कैपेसिटर को जो चार्ज है उसको हमने कनेक्ट किया एक और कैपेसिटर से जिसकी वैल्यू है डबल। तो इसका जो नया चार्ज आएगा, नई एनर्जी आएगी U डैश, वो कितनी आएगी, U × C1/C1 + C2। U तो U है,
C1 है C, नीचे होगा C+2C, तो ये हो जाएगा U/3। तो टोटल एनर्जी हो जाएगी U/3। अब ये U/3 दोनों में अलग अलग डिवाइड होगी। जैसे U1, तो U1 कितना मिलेगा, U डैश इंटू C1/C1+C2। और U2 क्या मिलेगा, U डैश इंटू C2/C1+C2। अब इसमें U डैश हमें मिला U/3, चलो बाद में वैल्यू डालते हैं इसकी। C1 तो C था, नीचे C+2C, तो ये हो जाएगा U डैश/3। ऑलरेडी U डैश U/3 है, तो ये हो जाएगा U/9। और यहां निकालने जाओगे तो U डैश तो अभी रखेंगे, C2 है 2C/C+2C, तो ये हो जाएगा 2U डैश/3। यानी कि U डैश की जगह U/3 डालें तो ये हो जाएगा 2U/9। मतलब पहले वाले कैपेसिटर को U/9 मिलेगा, दूसरे वाले को 2U/9 मिलेगा, यानी ऑप्शन आएगा तुम्हारा C, U/9, 2U/9। तो याद रख लेना, एक कैपेसिटर को जब हमने चार्ज किया हो, जो भी एनर्जी आई हो, अगर उसको दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करेंगे तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, इनिशियल एनर्जी U इंटू C1/C1+C2। और ये एनर्जी दोनों में डिवाइड कैसे होगी, तो U1 होगा U डैश इंटू C1/C1+C2, U2 होगा U डैश इंटू C2/C1+C2। क्लियर। चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 46। पूरा ध्यान 46 पे। Charges 1 microcoulomb are placed at each of the four corners of a square of side 2√2 meter. चार्जेस हैं 1 माइक्रोकुलम, कहाँ रखें, चारों कॉर्नर्स पे जिसकी साइड है 2√2। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। तो अपने पास क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। और स्क्वायर पे हमारे पास क्या पड़े हैं, चार चार्ज, चारों की वैल्यू सेम है, Q Q Q और Q। पोटेंशियल कहाँ फाइंड करना है, सेंटर पे। समझो इसकी डिस्टेंस अगर R है, साइड का डिस्टेंस R, तो जो ये वैल्यू है ना, ये हमेशा होती है R/√2। कितनी होती है, R/√2। तो पोटेंशियल की फॉर्मूला लिखेंगे KQ/R/√2 इंटू 4। 4 इसीलिए क्योंकि चार चार्ज है। बस डिस्टेंस तुम्हें याद रखना है, साइड का अगर R है तो इसका कितना होगा, R/√2। अब इसमें √2 को पहले हम क्या लाएंगे, ऊपर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू 4√2 KQ/R। R क्वेश्चन में गिवन है 2√2, तो 4√2 KQ/2√2। √2 कैंसिल, 4/2 2। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ और चार्ज 1 माइक्रोकुलम है, तो 9 2 जा 18 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ऑप्शन आएगा ए फॉर अहमदाबाद, 18 इंटू 10⁻³ वोल्ट। समझ आई बात सबको, क्लियर एवरीवन। बढ़ते हैं आगे, ये था 46 क्वेश्चन। अब हम चलेंगे 47 पे, बढ़िया है ये भी। Q amount of electric charge is present on the surface of sphere having radius r. Calculate the total energy of the system। बोला Q अमाउंट जो है वो स्फीयर के सरफेस पे है, तो उसका एनर्जी फाइंड करो। तो मैं बता दूं, स्फीयर बिहेव्स लाइक अ कैपेसिटर। कैपेसिटर की एनर्जी होती है U इज इक्वल टू हाफ QV। इसमें हाफ सेम, Q सेम, वोल्टेज स्फीयर का होता है KQ/R, तो ये बन जाएगा 1/2 KQ²/R। यानी आंसर आएगा तुम्हारा B, 1/2 KQ²/R। क्लियर। चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 48 पे। पूरा ध्यान 48 नंबर पे। As shown in figure, a point of mass m 5 gram, charge 2 into 10⁻⁹ coulomb, starts its motion from A to B on straight line
देन व्हाट इज इट्स स्पीड एट बी। डायग्राम को ध्यान से देखो। लेफ्ट की तरफ एक चार्ज है 3 × 10⁻⁹ कूलम। राइट की तरफ चार्ज है -3 × 10⁻⁹ कूलम। बीच में दो पॉइंट है ए और बी। ए वाला पॉइंट पॉजिटिव चार्ज से 1 सेंटीमीटर पे है, नेगेटिव से 2। और बी वाला पॉइंट पॉजिटिव से 2, नेगेटिव से 1 सेंटीमीटर है। बोला एक चार्ज को हम ए से बी ले जा रहे हैं, तो बताओ बी पे उसकी स्पीड क्या होगी। तो सिंपल है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो मतलब यहाँ पे हमें एनर्जी के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। अब एनर्जी यानी एक टाइप का वर्क डन। वर्क डन, तो वर्क डन की फॉर्मूला हमने पढ़ी है, W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। जहाँ डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस किसका, वी बी माइनस वी ए। वी बी मतलब पोटेंशियल एट बी, वी ए मतलब पोटेंशियल एट ए। तो पहले हम बी बी और वी ए इंडिविजुअल फाइंड कर लेते हैं। पहले वी ए फाइंड करते हैं। वी ए में भी दो पोटेंशियल होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज का, एक नेगेटिव चार्ज का। फर्क क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, नेगेटिव का 2 सेंटीमीटर। तो इसमें लिखेंगे के क्यू अपॉन 1 सेंटीमीटर। इसमें लिखेंगे -KQ/2 सेंटीमीटर। तो के क्यू तो कॉमन आ जाएगा, 10⁻² कॉमन आ जाएगा, 1 अब -1/2। तो क्या बचेगा, 1/2। तो ये हो जाएगा 2 - 1, 1/2। KQ/2 × 10⁻²। के क्यू वैल्यू बाद में डालते हैं, ठीक है। सेम वीबी फाइंड करेंगे। वीबी वीबी के लिए नेगेटिव चार्ज का 1 सेंटीमीटर, पॉजिटिव का 2 है। तो वो क्या होगा, के पॉजिटिव/2 सेंटीमीटर, के नेगेटिव/1 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर माइनस में आएगा, 2 × 10⁻²। ठीक है, वो प्लस में आएगा, माइनस में आएगा। अब डिफरेंस करेंगे दोनों का। तो वर्क डन लिखेंगे क्यू इंटू डेल्टा वी। यहाँ पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। तो पता होगा डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू होता है, मतलब इसका जो भी आएगा उसका नेगेटिव ले लेंगे। तो क्यू डैश एज इट इज डेल्टा वी। तो नेगेटिव लेना तो फॉर्मूला उल्टी कर देते हैं, हम इसको a माइनस बी कर देते हैं। तो W खुद बन जाएगा ½ mv² काइनेटिक एनर्जी, सामने क्यू डैश, वी ए की जगह डालेंगे KQ/2 × 10⁻², माइनस वी बी की जगह भी माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, KQ/2 × 10⁻²। तो ये डबल हो जाएगा। तो ½ mv² क्यू डैश, ये हो जाएगा 2KQ/2 × 10⁻²। ठीक है, तो 2 कैंसिल, ये 2 मल्टीप्लाई में, तो v² बन जाएगा 2 × क्यू डैश है 2 × 10⁻⁻9। क्यू क्वेश्चन के अंदर है, 3 × 10 मतलब डायग्राम के अंदर है 3 × 10⁻⁹ और के 9 × 10⁻⁹ डिवाइड बाय एम आएगा, डिवाइड में एम। एम यानी मास 5 ग्राम है, तो 5 × 10⁻³ और नीचे 10⁻² तो है ही। तो इसको सॉल्व करना है। 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 × 9/5, 12 × 9 डिवाइड बाय 5। और पावर में 9 9 में गया, -3 और -2 नीचे जो है वो -5 ऊपर आएगा, +5, -9 +5 -4 हो जाएगा। तो बाद में इसका जो भी वैल्यू निकले, 12 9 जा अपॉन अपॉन में 5 भी है, तो 9 × 12 एक्चुअली होता है 108, अपॉन में 5 है, मतलब ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 21 पॉइंट समथिंग। फिर इसका रूट करेंगे, अब 21 का रूट करोगे तो 5 से छोटा ही आएगा।
तो 5 छोटा मतलब ऑप्शन आना चाहिए सी, 4.65 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन जो आएगा वो तुम्हारा सी आएगा। एक बार एक कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख लेना। तो है सिंपल कि जो भी वर्क डन होगा वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और वर्क डन कैसे निकालेंगे? पहले ए का पोटेंशियल, फिर बी का पोटेंशियल, फिर दोनों का डिफरेंस इंटू क्यू डैश, और वो जो वर्क डन मिलेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर? तो घर पे फिर से एक बार ये ट्राई करना और आंसर निकालना, मेरे ख्याल से सी आना चाहिए। नंबर 49। A thin spherical shell is charged by some source. The potential difference between the 2 points C and P as shown in figure. डायग्राम दिया है, शेल है, बोला शेल पे 2 पॉइंट, एक सी है जो सेंटर पे है और पी है जो सरफेस पे है। तो बोला इनका पोटेंशियल का डिफरेंस निकालो, मतलब हमको फाइंड करना है सी माइनस पी। लेकिन मैंने तुम्हें बताया था शेल की सरफेस पे जितना पोटेंशियल होता है ना, शेल के अंदर भी उतना ही पोटेंशियल होता है। मतलब पोटेंशियल अंदर और सरफेस पे सेम रहता है। मतलब सेंटर पे अगर के क्यू बाय आर है ना, तो सरफेस पे भी के क्यू बाय आर ही रहेगा। तो डिफरेंस की बात करें तो क्या आएगा? जीरो, ऑप्शन आएगा बी। क्योंकि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वहां पोटेंशियल सेम। तो शेल के अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, इसलिए दो के डिफरेंस के बीच में वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। पूरा ध्यान। क्वेश्चन नंबर 50। In the following circuit, the equivalent capacitance between terminal A and terminal B is। ये क्वेश्चन तुम खुद कर सकते हो, मैंने तुम्हें ये समझाया था। जैसे कि मान लो ये ए पॉइंट है, तो यहाँ पोटेंशियल ए होगा, ऊपर पोटेंशियल ए होगा, नीचे भी ए होगा। जैसे ही कैपेसिटर क्रॉस होगा, यहाँ पोटेंशियल मान लो एक्स हो गया, नीचे भी क्रॉस हुआ तो एक्स हो गया। तो जो बीच वाला कैपेसिटर है ना, उसके दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। अगर दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है तो ये आपस में क्या हो जाएगा? कैंसल। तो सिर्फ कौन से बचेंगे? तो बचेंगे ये कि ऊपर के दोनों सीरीज में, नीचे के दोनों सीरीज में, फिर आपस में पैरेलल। ऊपर के दो दो और दो का सीरीज करोगे तो आंसर वन आएगा, नीचे के दो दो का सीरीज करोगे तो आंसर वन आएगा। पता है ना वन कैसे आएगा? फॉर्मूला लगा के 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो ये 1/1 का पैरेलल, आंसर कितना आ जाएगा? टू। समझ आई बात सबको? तो बीच वाला जो है वो क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा, मतलब वो कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आएगा इसका टू। क्लियर? तो ऊपर के दोनों सीरीज, नीचे के दोनों सीरीज, फिर आपस में क्या रहेंगे? पैरेलल। चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 51। थियोरेटिकल क्वेश्चन है, पूरा ध्यान। Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion A. The potential at any axial point at 2 meter distance from the center of the dipole moment vector P of magnitude this is this। बोला एक्सिस पे 2 मीटर पे डायपोल की वजह से पोटेंशियल इतना होता है। तो फाइंड करके देखते हैं। डायपोल का पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू 2p cos थीटा बाय आर स्क्वायर। cos थीटा इसलिए नहीं लिया क्योंकि एक्सियल पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट मतलब थीटा जीरो, cos जीरो कितना होता है? वन होता है। तो सिर्फ बचेगा 2p, सॉरी टू नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक है मेरी, kp cos थीटा। एक सेकंड इसको मैं मिटा दूं। हाँ, क्या फॉर्मूला होती है? के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। तो थीटा तो जीरो है, कॉस जीरो वन। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻²9। पी दिया है 4 इंटू 10⁻⁻6। आर 2 मीटर का स्क्वायर, दो का स्क्वायर 4 होता है, चार चल गया।
बचेगा 9 × 10⁻³ हाँ 9 × 10⁻³ मतलब एसेशन राइट है कि पोटेंशियल एक्सिस पे 2 मीटर डिस्टेंस पे 9 × 10⁻³ होता है, यानी एसेशन इज राइट। अब एसेशन राइट है इसका मतलब अपने पास ऑप्शन है ए और सी, दोनों में एसेशन राइट है। अब रीजन देखते हैं। v इज इक्वल टू +-2p/4πε0 देखो फॉर्मूला गलत डाल दी, जैसे नहीं मैंने मिस्टेक की थी, ये इन्होंने भी बोला है कि पोटेंशियल की फॉर्मूला ये होती है, तो पोटेंशियल की फॉर्मूला में 2 नहीं आता, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला में 2 आता है। एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड था 2kp/r³। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां क्या है, पोटेंशियल, पोटेंशियल में 2 नहीं आता, सिर्फ kp/r² आता है, मतलब रीजन सीधा सीधा रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन आएगा ए, assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। समझ आई बात, क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 52, पूरा ध्यान। 52, हाँ 52 मैंने यहां से निकाला है क्योंकि 52 एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक का सम है। टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल नंबर 10 एक्सरसाइज का 11 नंबर, एग्जाम्पल नंबर 10 चैप्टर 2 का एक्सरसाइज का 11, ये दोनों सेम टाइप के हैं, वही क्वेश्चन 52 है। तो एक बार तुम शीट में देखोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। टू होलो कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2, जहां R1 R2 से बहुत बड़ा है, हैव इक्वल चार्जेस, क्या सेम है, चार्जेस सेम है। तो पोटेंशियल, पोटेंशियल की फॉर्मूला होती है k⁴/r। यहां बोला चार्ज सेम है तो v प्रोपोर्शनल टू 1/r। इसका मतलब जिसका रेडियस छोटा उसका पोटेंशियल बड़ा। यहां दिया R1 ग्रेटर देन R2, तो R2 छोटा है तो V2 जो है V1 से बड़ा होगा, क्योंकि R और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन आएगा ए, क्या बोला है, इक्वल इन बोथ स्फीयर, नहीं। बी डिपेंड ऑन मटेरियल प्रॉपर्टी, नहीं। सी मोर ऑन बिगर स्फीयर, नहीं। डी मोर ऑन स्मॉल स्फीयर, यस, आंसर आएगा डी, स्मॉलर स्फीयर का पोटेंशियल ज्यादा होगा। किसका ज्यादा होगा, स्मॉलर का, क्लियर? क्योंकि रेडियस जितना छोटा पोटेंशियल उतना बड़ा। बढ़ते हैं आगे, पूरा ध्यान। The angle between the electric lines of force and equipotential surface is always 90। ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। क्लियर? थियोरी अच्छे से पढ़ लेना, थियोरी का ही क्वेश्चन है। 55, 27 drops of same size are charged at 200 volt। यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक, इट्स नॉट 200 वोल्ट, इट्स 220 वोल्ट। दे कंबाइन अ फॉर्म बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। भाई 27 ड्रॉप है जिसमें एक ड्रॉप का पोटेंशियल 220 है, तो सबको कंबाइन करेंगे तो कितना पोटेंशियल होगा? तो मैंने बताया है पोटेंशियल होता है n⁻²/3v, जिसमें n 27 है, v 220 है। 27 का क्यूब रूट होता है 3, 3 का स्क्वायर होता है 9 इंटू 220। 27 का क्यूब रूट होता है 3, 3 का स्क्वायर होता है 9 इंटू 220, तो आएगा 1980 वोल्ट। ऑप्शन आएगा ए, 1980 वोल्ट। समझ आई बात, ये क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 56, ये भी तुम्हें मैंने करवाया है। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर इज डैश। ध्यान से देखो, इसमें अगर तुम देखोगे तो सी वाला कैंसिल हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। डायग्राम से ही दिख रहा है, ऊपर भी बी लिखा है नीचे भी बी लिखा है, मतलब दोनों साइड पोटेंशियल सेम है। और दोनों साइड पोटेंशियल सेम होने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, यानी कैपेसिटेंस शॉर्ट हो जाएगा। तो बचेंगे सिर्फ ऊपर के दोनों, ये दोनों सी और सी, तो ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल का आंसर आएगा 2C, ऑप्शन सी, 2 × C। क्लियर? ये शॉर्ट वाले क्वेश्चन अच्छे से समझना, और भी प्रैक्टिस के लिए मैंने दिए हैं, पहले वो भी करना।
57 पे पूरा ध्यान, पूरा कॉन्संट्रेट 57 पे। Two charged spherical conductors of radius r1 and r2 are connected by wire। भाई दो स्फीयर्स हैं जिनका रेडियस है r1 r2, दोनों को हमने वायर से कनेक्ट किया हुआ है। द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर, क्या फाइंड करना है? रेशियो, किसका रेशियो? सरफेस चार्ज डेंसिटी। बोला कनेक्टेड बाय वायर, वायर से कनेक्टेड होने का मतलब होता है दोनों का पोटेंशियल सेम है। क्या सेम है? पोटेंशियल। जब भी कोई दो चीजें आपस में वायर से कनेक्टेड हो, आपस में फिजिकली टच्ड हो, उनका पोटेंशियल हमेशा सेम रहता है। हमने चैप्टर 2 में एक वेद करके फॉर्मूला पढ़ी है, V इज इक्वल टू ईडी। तो V1 हो जाएगा E1 D1 यानी कि R1, V2 हो जाएगा E2 D2 यानी कि E2 R2। लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो नहीं फाइंड करना, हमें तो सिग्मा का फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये भी फॉर्मूला हमने पढ़ी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। किसी भी स्फीयर के सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E1 हो जाएगा सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट R1, E2 हो जाएगा सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट R2। एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, सामने हो जाएगा R2 बाय R1, R2 बाय R1 ऑप्शन आएगा सी। तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 क्या मिलेगा? R2 बाय R1। तो ये फंडामेंटल चीज याद रखना। कौन सी फंडामेंटल चीज याद रखोगे? कि जब भी कोई दो स्फीयर्स आपस में फिजिकली टच्ड हो या कंडक्टिंग वायर से जुड़े हुए हों, उनका वोल्टेज हमेशा सेम रहता है। चलो बढ़ते हैं आगे, पूरा ध्यान। क्वेश्चन नंबर अभी इसके बाद वाला, ये जेई क्वेश्चन है। मैं तुम्हें बता दूं, JEE में एक सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब तीन सब्जेक्ट के 75। लेकिन जो एक सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चंस हैं उसमें से 20 क्वेश्चंस में ऑप्शंस मिलते हैं चार, लेकिन 5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको ऑप्शंस नहीं मिलते, उसमें आपको कोई न्यूमेरिकल आंसर लाना पड़ता है। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट देखो, इसमें देखो जे लिखा है 2024, मतलब जे 2024 का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या नहीं है? ऑप्शंस नहीं है। इसमें तुम्हें आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू में लाना होता है और वो वैल्यू उसमें लिखनी होती है। जैसे ध्यान दो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ प्लेट सेपरेटेड बाय 5 मिलीमीटर, देन इट ड्रॉस करंट ऑफ आई नॉट फ्रॉम AC सोर्स, सोर्स सेम है। Now dielectric of thickness 2 millimeter is inserted between the plates. Then current drawn increases by 25%. Find the dielectric constant. बोला दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 5 mm। बाद में इसी में क्या करें हम लोग? मीडियम डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? मीडियम डाल रहे हैं। लेकिन जो मीडियम डाल रहे हैं ना, वो पूरा 5 mm नहीं डाल रहा है, वो 2 mm डाल रहा है, थिकनेस 2 mm। तो बोला इसकी वजह से करंट 25% बढ़ गया। करंट बढ़ा इन द सेंस इलेक्ट्रिक चार्ज बढ़ गया, कितना परसेंट? 25%। तो बोला इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? तो पहले कैपेसिटेंस देख लो, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय 5 mm। और इसका क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट A बाय 5 माइनस 2 प्लस 2 बाय K। याद है मेथड ये? जब भी कोई पार्शियल मीडियम इन्वॉल्व होता है तो कैपेसिटेंस क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाय K। तो D तो 5 था, थिकनेस 2 प्लस T बाय K। क्लियर? अब याद रखो, चार्ज जो है वो C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चार्ज C के क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम यहां पे लिखेंगे Q बाय Q डैश। तो Q बाय Q डैश क्या आएगा? C बाय C डैश। C की वैल्यू, चलो नीचे वाले स्टेप में डालते हैं। Q तो Q रहेगा, Q डैश बोला है 25% बढ़ गया, मतलब ये 1.25 Q हो जाएगा, क्योंकि 25% बढ़ा ना।
तो 100 में अगर 25% बढ़ाओगे तो 125% हो जाएगा, नहीं 1.25 की। सामने सी है, सी की वैल्यू एप्सिलॉन ए बाय 5 डिवाइड बाय सी डैश एप्सिलॉन ए बाय 5 - 2, 5 - 2 3 होता है, +2/k। ये तो गया, ये पूरा ऊपर आ जाएगा, ये क्यूबिक है, यहां बचेगा 1/1.25, सामने बचेगा 3 + 2/k डिवाइड बाय 5, 5 इस तरफ, 5 डिवाइड बाय 1.25 मतलब 5/4, 2/k, 5 कैंसिल, 4 ऊपर, 4 = 3 + 2/k, 4 - 3 1 = 2/k, तो k = 2 मिलेगा। तो आंसर आएगा k = 2। तो तुम्हारे न्यूमेरिकल वैल्यू में तुम्हें क्या लिखना होगा, 2। में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 2 है। समझ आई बात सबको यहां तक, क्लियर? ठीक है, घर पे फिर से एक बार ट्राई करना। अब इसका लास्ट क्वेश्चन, फॉर एनी चार्ज कन्फिगुरेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट इज डैश एट दैट पॉइंट। अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऑप्शन आएगा बी, नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना ऑप्शन कौन सा आएगा, बी। तो यहां पे तुम्हारी ये शीट खत्म हुई, तो ये अच्छे से सॉल्यूशन कर लेना, लिख लेना, मैं चेक करूंगा बाद में। और इसके अलावा नई शीट भेजूंगा चैप्टर नंबर 3 की। तो चैप्टर 2 के तुम्हारे क्वेश्चंस टोटल होंगे, पहले 30 क्वेश्चन वाली फर्स्ट शीट, फिर सेकंड शीट, और ये 60 वाली दूसरी शीट, यानी 120 क्वेश्चन ये। इसके अलावा मैंने तुम्हें नोट्स के साथ 100 क्वेश्चन दिए थे, तो 100 और 120 यानी 220 क्वेश्चन तुम्हें हो जाने चाहिए। क्लियर? चलो फिर, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय।